बच्चों, शिवा क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। आज हम लोग इससे पहले हम लोगों ने वीडियो में एनीमिया के बारे में पढ़ा था। एनीमिया क्या होता है तथा कितने प्रकार का होता है, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने देखा था कि जो एनीमिया का क्लासिफिकेशन होता है, जिसको हम लोग दो टाइप्स में बांटे थे, एक फिजियोलॉजिकल एनीमिया और दूसरा पैथोलॉजिकल एनीमिया। जिसमें हम लोगों ने फिजियोलॉजिकल एनीमिया का डेफिनेशन और उससे जितने कॉजेस थे उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और पैथोलॉजिकल का हमने डेफिनेशन पढ़ा था। उसके साथ साथ इसे कितने टाइप्स में या बांटा गया है उसके बारे में हम लोग देखा था, जिसमें न्यूट्रिशनल एनीमिया का डेफिनेशन और हेमोरेजिक एनीमिया का डेफिनेशन, हेमोलिटिक एनीमिया का डेफिनेशन और जो अदर एनीमिया है इनके डेफिनेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आइए अब हम लोग न्यूट्रिशनल एनीमिया का क्या करते हैं, टाइप्स देखते हैं कि ये कितने टाइप्स में बटा हुआ है। जो न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है यह आपका 3 टाइप्स में बटा होता है। कितने टाइप्स में बटा होता है? 3 टाइप्स में। जो पहला न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। इसका जो पहला टाइप्स होता है न्यूट्रिशनल एनीमिया का, उसमें पहले जो रखे गए हैं जो डिजीज, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, दूसरा है B9 डिफिशियंसी एनीमिया, और तीसरा जो आपका रखा गया है B12 डिफिशियंसी एनीमिया। यानी जो न्यूट्रिशनल एनीमिया है, जो हम लोग पोषण की वजह से खाने पीने का तरीका हम लोग का सही नहीं होने की वजह से जब हमारे शरीर में क्या होता था कि ब्लड या हीमोग्लोबिन या आरबीसी का लेवल क्या हो जाता था, कम हो जाता था। उस स्वरूप जो डिजीज है, मतलब जो कंपोनेंट्स की कमी होती थी जो पोषण में, उसकी वजह से जो खून की कमी हो जाती थी, उसी को हम लोग न्यूट्रिशनल एनीमिया कहते थे। तो इसमें जो कंपोनेंट्स है, पहला आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। यानी आयरन जो डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है, इसमें आयरन की कमी हो जाती है। जब आयरन की कमी हो जाती है तो आयरन की कमी की वजह से क्या होता है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन आरबीसी होता है उसका लेवल कम हो जाता है। उस दौरान आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। जैसे में हम लोगों ने बताया था कि जो महिलाएं होती है प्रेगनेंसी के दौरान, उस समय उनमें आयरन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, और उस कमी की वजह से वह क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। अगर हम दूसरा बात करें B9 डेफिशिएंसी एनीमिया, इसको हम लोग बोलते हैं B9 को फोलिक एसिड। इसको हम लोग B9 को किस नाम, इसका जो B9 होता है इसका केमिकल नाम होता है फोलिक एसिड। क्या होता है? फोलिक एसिड। यानी जो हमारा विटामिन होता है B9, इस विटामिन की कमी की वजह से भी विटामिन B9 डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है जी। और यह क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान या अधिक करके B9 की क्या होती है, विटामिन B9 की कमी पड़ती है, जिसकी वजह से B9 डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। अगर हम तीसरा बात करें जिसको हम लोग B12 डिफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं, जो B12 होता है इसको हम लोग जानते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। यह आपका क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है। जो विटामिन B12 की कमी से कौन सा डिजीज हो जाता है, विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया। इसकी वजह से जो हमारा आरबीसी होता है, जो हमारा क्या होता है, आरबीसी होता है, और हमारा हीमोग्लोबिन होता है, इसका लेवल हमारे ब्लड में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, B12 डिफिशिएंसी एनीमिया होता है। यानी हम लोग न्यूट्रिशनल एनीमिया में 3 टाइप्स देखे, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, B9 डिफिशिएंसी एनीमिया और B12 डिफिशिएंसी एनीमिया। जिसमें एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि आयरन जो डिफिशिएंसी एनीमिया है, जिसमें मैंने बताया कि हमारे शरीर में क्या होता है, आयरन की जब कमी पड़ जाती है तो कमी की वजह से हमारा जो हीमोग्लोबिन और आरबीसी जो होता है इसका लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया
हो जाता है। फिर मैंने दूसरा बताया जब विटामिन B9 की कमी पड़ जाती है तो उस समय भी हमारे आरबीसी में, हीमोग्लोबिन में लेवल इसका दोनों का क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो भी B9 डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। अगर हम तीसरा बात करें B12 डिफिशिएंसी एनीमिया, तो इसमें भी क्या होता है, विटामिन B12 की वजह से हमारे शरीर में कमी की वजह से आरबीसी और क्या होता है, हीमोग्लोबिन दोनों में क्या होती है, कमी हो जाती है, यानी इसका लेवल कम हो जाता है हमारे ब्लड में, जिसकी वजह से B12 डिफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। और इसके बाद हम लोग तीसरा चलेंगे हेमोरेजिक एनीमिया, कि हेमोरेजिक एनीमिया के कितने टाइप्स होते हैं। आइए हम लोग हेमोरेजिक एनीमिया के बारे में देखते हैं। तो यह इसको दो ग्रुपों में यानी दो टाइप्स में बांटा गया। पहला होता है एक्यूट हेमोरेजिक एनीमिया, और जो दूसरा होता है वह क्या होता है, क्रोनिक एनीमिया, क्रोनिक हेमोरेजिक एनीमिया। यानी ये आपका क्या होता है, एक्यूट, और ये क्या आपका क्रोनिक। एक्यूट के अंतर्गत आपका क्या आता है, एंटीपार्टम हेमरेज, यानी जो एक्यूट हेमोरेजिक एनीमिया होता है इसके अंतर्गत एक डिजीज होता है जिसको हम लोग एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। जब महिलाएं प्रेगनेंसी होती हैं तो उसमें 24 वीक के आफ्टर या 37 वीक के बिफोर, पहले जब ब्लीडिंग होती है, जब क्या होती है, अगर उस समय ब्लीडिंग हो यानी रक्त बहने लगे तो उस समय क्या हो जाता है, एंटीपार्टम हेमरेज हो जाता है। उस समय इसकी वजह से क्या होती है, ब्लीडिंग होने लगती है। जब प्रेगनेंसी के 24 महिलाओं में जब प्रेगनेंसी के आफ्टर 24 दिन पहले या 37 वीक पहले क्या होता है, या इसके 24 वीक बाद में जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो उस समय एंटीपार्टम हेमरेज हो जाता है। आइए हम लोग क्रोनिक हेमोरेजिक एनीमिया के बारे में जानते हैं। इसमें आपका जो क्रोनिक हेमोरेजिक एनीमिया होती है, इसमें आपका कह सकते हैं ड्यू टू पाइल्स, और दूसरा ड्यू टू अल्सर, और तीसरा आपका ड्यू टू हुकवार्म। यानी जब पाइल्स के समय ब्लीडिंग आती है, जब पाइल्स के समय क्या होती है, ब्लीडिंग आती है, तो उस समय हम लोग कह सकते हैं उसको क्रोनिक, कौन सा तो हेमोरेजिक एनीमिया है, क्रोनिक तो क्या है, हेमोरेजिक एनीमिया है। किस वजह से, जब पाइल्स की वजह से ब्लड आता है, हमारे पाइल्स की वजह से जब ब्लड आएगा तो उस प्रकार के एनीमिया को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोनिक एनीमिया बोलेंगे, हेमोरेजिक एनीमिया बोलेंगे। और कभी कभी क्या होता है, अल्सर की वजह से, अल्सर क्या होता है, जो हमारा ओएसोफेगस और जो ड्यूडेनम में सूजन आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। इसकी वजह से हमारे शरीर के अंग से जब पार्ट यानी ब्लीडिंग निकलता है, उस फलस्वरूप हीमोग्लोबिन और आरबीसी का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर हम हुकवार्म की बात करें तो हमारे ये एक प्रकार का परजीवी पैरासाइट्स होता है जो क्या करता है कि हमारे शरीर आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। इसकी वजह से हमारे हीमोग्लोबिन और आरबीसी में क्या हो जाता है, इसका लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब इसका लेवल कम हो जाएगा तो इस प्रकार क्रोनिक हेमोरेजिक एनीमिया होने का खतरा है। तो यानी इसमें आपका पाइल्स भी आते हैं, अल्सर भी आते हैं और हुकवार्म आते हैं। यानी पाइल्स के जरिए जो आपका ब्लीडिंग हो, और आपका अल्सर के जरिए जो ब्लीडिंग हो, और जो हुकवार्म के जरिए ब्लीडिंग हो, तो उस समय हमारे हीमोग्लोबिन और आरबीसी का लेवल कम हो जाता है,
जिसकी वजह से हमको क्रोनिक हेमोरेजिक एनीमिया हो जाता है। आइए हम लोग हेमोलिटिक एनीमिया के बारे में देखते हैं। हेमोलिटिक एनीमिया यह देखिए दो इसके प्रकार होते हैं। एक एक्वायर्ड हेमोलिटिक एनीमिया होता है, एक आपका वंशागति और जेनेटिक हेमोलिटिक एनीमिया होता है। जो एक्वायर्ड हेमोलिटिक एनीमिया होता है, इसके अंतर्गत दो चीज़ों को रखा गया है। एक इम्यूनोहेमोलिटिक एनीमिया होता है। आइए हम लोग देखते हैं कि इम्यूनोहेमोलिटिक एनीमिया क्या होता है। इसमें क्या होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन बनना क्या होता है, हमारे शरीर में रुक जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन व आरबीसी का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को इम्यूनोहेमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। और दूसरा इसमें कॉजेज है इन्फेक्शन या मलेरिया। हमारे शरीर में इन्फेक्शन होता है, उस समय भी हीमोग्लोबिन और आरबीसी का लेवल कम हो जाता है। और इसमें मलेरिया में भी क्या होता है, हमारे आरबीसी की कमी हो जाती है, यानी आरबीसी में का लेवल में हीमोग्लोबिन और जिसको हम लोग बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन की और उसके बाद आरबीसी दोनों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। उसकी वजह से यह मलेरिया या इन्फेक्शन की वजह से एक्वायर्ड हेमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। आइए हम लोग यहाँ पर देखें वंशागतिक और जेनेटिक। इसके अंतर्गत थैलेसीमिया है और सिकल सेल एनीमिया है। तो आइए हम लोग देखते हैं थैलेसीमिया के बारे में। थैलेसीमिया में आइए हम लोग देखते हैं थैलेसीमिया में। जो थैलेसीमिया होता है, इसमें हमारे डीएनए में क्या होते हैं, बदलाव, चेंजिंग आ जाती है। डीएनए में चेंजिंग आने की वजह से हम लोगों को यह थैलेसीमिया रोग होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, फैलता रहता है। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी में क्या होता है, डिट्रैक्शन की वजह से उसमें आपका जो आरबीसी होता है उसका आकार बदल जाता है। हम लोग जानते हैं जो आरबीसी होता है उसका आकार कुछ इस तरह से होता है। तो इस रोग की वजह से उसका आकार हंसिया के टाइप का हो जाता है। जो आरबीसी होता है उसका आकार हंसिया टाइप का हो जाता है। तो इस प्रकार के रोग को हम लोग सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ये थे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया के इतने हैं। अब हम लोग कुछ नॉर्मल चीज़ें एनीमिया के बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।